नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। ये कर रहे हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। पंजाब विधानसभा के लिए फरवरी 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज। राजनीतिक दल तो इसके लिए सक्रिय है, अब किसान संगठन भी सक्रिय है। पंजाब राज्य के 22 किसान संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा बनाकर राजनीति में कूदने का ऐलान कर दिया। इसका ऐलान किसान नेता हरमीत सिंह कादियां ने किया है। मोर्चे का चेहरा किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल होंगे, जिसे संयुक्त समाज मोर्चा का सीएम फेस भी बनाया गया है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने 35वीं सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 की तैयारियों के लिए अधिकारियों की बैठक ली है। सीएम मनोहर लाल ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस बार फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला 2022 भव्य और नव्य रूप में मनाया जाना चाहिए। 35वें सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला आगामी 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक लगाया जाएगा, जिसमें यूनाइटेड किंगडम पार्टनर कंट्री और जम्मू कश्मीर थीम स्टेट के तौर पर हिस्सेदारी करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस मेले की तैयारियां जारी रखने की सलाह दी है। जुलाना के करेला गांव में पूर्व सरपंच के घर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाने पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सभी समाज के लोग इस पर मंथन कर रहे हैं। नानौद के गांव पेटवाड़ में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाकर सरकार को झुकाकर दिल्ली को जीता है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा 100 गज के प्लॉटों की स्कीम चलाई जा रही है, अब सरकार बंद करने जा रही है, जो कि सही नहीं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा नशा करने वालों की उम्र को छोटा करके सरकार ने युवाओं को नशे की ओर धकेलने का काम किया है। रोजगार के मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारों की संख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा हो गई। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 134A के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों को दाखिले देने ही होंगे। लोहारू के गांव सिरसी में मंत्री जेपी दलाल ने कहा, रासायनिक उर्वरक के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरक शक्ति घट रही है, इसलिए किसानों को नई तकनीक पर आधारित जैविक और प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि विश्व में सबसे पहले तैयार की गई नैनो यूरिया एक बेहतरीन विकल्प है। पृथला से विधायक नयन पाल रावत ने कहा कि हुड्डा सरकार में मंडी की तरह नौकरियों के लिए बोली लगती है, लेकिन बीजेपी सरकार में किसी विधायक की हिम्मत नहीं है जो पैसे लेकर नौकरी लगवा दे। हरियाणा में शराब खरीदने की उम्र 21 किए जाने पर मंत्री ओपी यादव ने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में हरियाणा ने यह फैसला काफी देरी से किया है। सिरसा में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास विषय पर 27 दिसंबर को चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सलाहकार प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री इस संगोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में जेजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, सांसद सुनीता दुग्गल, बाढ़डा की विधायक नैना चौटाला समेत कई गणमान्य शामिल होंगे। फतेहाबाद में सुशासन दिवस कार्यक्रम में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि 5500 से ज्यादा गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आगामी साल 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाएगा और मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि जो दिव्यांगजन बोल या सुन नहीं सकते, उनके लिए डायल 112 को भी सुगम बनाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल के आम लाइसेंस के आवेदन के लिए रोहतक और पंचकुला से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि जनवरी से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राशन मिलेगा और पीडीएस के लिए अब राशन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं। सीएम मनोहर लाल ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में गुरुग्राम में एक स्मृति पार्क बनाने की घोषणा की है। पंचकुला में सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
सीएम ने कहा, हम महापुरुषों के विचार को लेकर चल रहे हैं। शासक सेवा बनकर काम करेगा तो सुशासन आना तय। रिटायरमेंट के साथ ही कर्मचारी की पेंशन फिक्स कराएंगे। 5 से 18 वर्ष तक विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रोकने पर जोर। सीएम ने लोगों को स्मार्ट का फुल फॉर्म बताया। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश में लोगों की मदद के लिए सरल केंद्र खोले गए। सीएम ने कहा, अंत्योदय केंद्र पर हर योजना का लाभ दे रहे हैं। सारी सेवाओं का आधार परिवार पहचान पत्र बनेगा। सीएम ने कहा, अवार्ड मिलने की चिंता न करके काम करें और इस साल सुशासन अंत्योदय उत्थान के रूप में मनाएगा। सीएम ने कहा कि हर गरीब परिवार के पैरों पर खड़ा करके रहेंगे। कमजोर को सबल बनाने का काम कर रहे हैं। फरीदाबाद के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीमा त्रिखा ने कहा कि ऑनलाइन योजनाएं लागू करने पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है और इसी कड़ी में प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम किए गए। करनाल के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस पर कार्यक्रम हुआ है, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर शामिल हुए। सोनीपत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम हुआ है, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। कार्यक्रम में सरकार के लिए किए गए कार्यों और नीतियों के बारे में बताया गया। कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय के सुशासन दिवस में मनाया गया है और कार्यक्रम में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा और विधायक सुभाष सुधा ने शिरकत की। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती प्रदेश भर में सुदर्शन दिवस के रूप में मनाई गई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। क्रिसमस के त्यौहार पर अंबाला शहर के सेक्टर 10 के कम्युनिटी हॉल में क्रिसमस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुक्ति दरबार चर्च चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रखे गए कार्यक्रम अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सभी ने यीशु मसीह को याद किया। बच्चों ने गीत और नृत्य के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। रेवाड़ी में ओमिक्रॉन के डर से क्रिसमस के त्यौहार पर रौनक फीकी नजर आई। लोगों की संख्या बहुत कम नजर आई। देश के 17 राज्यों यूटी में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के अब तक 417 मामले। देश भर में ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 417 मामले सामने आए। 115 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,179 मामले सामने आए। एक दिन में 387 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का कहर तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 108 केस सामने आए। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में आदेश जारी किया गया। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 100 से ज्यादा मामले सामने आए। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देख के नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। शादियों में बंद हॉल में 100 लोगों की इजाजत, जबकि खुली जगहों पर क्षमता 25% या फिर 250 लोग। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 33 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन की संख्या बढ़कर अब 34 हो गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 12 नए मामले सामने आए। इसके बाद ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 31 हो गई। गुजरात में अब तक ओमिक्रॉन के 43 मामले सामने आए। इनमें से 5 लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 5 नए मामले सामने आए। इसके बाद से ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 21 हो गया। ओमिक्रॉन के 79 मामलों के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर, जिसको देखते हुए सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। हरियाणा में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 4 केस मिले हैं। इसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में शनिवार को नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके साथ ही शादियों में 200 से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत नहीं। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय टीम को निर्देश जारी कर दिए हैं। बाजारों में मास्क नहीं तो फिर सामान नहीं।
ओमिक्रॉन की संभावित लहर को देखते हुए एमपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी है। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए। कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर यमुनानगर में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। यमुनानगर के ईएसआई हॉस्पिटल में 25 बेड की व्यवस्था की गई है। अगर जरूरत पड़ी तो इसे 50 बेड तक कर दिया जाएगा। यमुनानगर जिला उपायुक्त ने बताया कि अभी ओमिक्रॉन को लेकर गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन कोरोना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 जनवरी से सार्वजनिक जगहों पर डबल डोज वाले लोगों को ही आने जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर भी एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस समय जिले में 91% लोगों ने पहली डोज लगवा ली है। दूसरी डोज अभी 52% लोगों ने लगाई है, जबकि 7 से 10 हजार लोग रोजाना वैक्सीन लगवा रहे हैं। देश प्रदेश में ओमिक्रॉन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब कोरोना के नए वेरिएंट डेल्मिक्रॉन ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि स्कूलों को बंद करने का भी कोई विचार नहीं। स्कूल जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के गृह जिले अंबाला ने वैक्सीनेशन के मामले में नया आयाम बनाया है। अंबाला में 100% एलिजिबल जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। गुरुग्राम के बाद इस उपलब्धि को हासिल करने वाला अंबाला दूसरा जिला बन चुका है। जिला उपायुक्त ने बताया है कि जिले की एलिजिबल 8,50,000 जनसंख्या को दोनों डोज लग चुकी है। सरकारी स्कूलों में बड़े स्तर पर टेस्टिंग करवाने और नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अंबाला के सरकारी स्कूल के 5 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्कूल को 1 सप्ताह के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। सिरसा शहर के परशुराम चौक पर देर रात रेहड़ी चालक और पुलिसकर्मी के बीच विवाद हो गया। परशुराम चौक पर ट्रैफिक ज्यादा था। पुलिसकर्मी ने पीछे से आकर उसे थप्पड़ मार दिया, जिसका उसने विरोध किया तो उसका सामान उठाना शुरू कर दिया। रेहड़ी चालक और पुलिसकर्मी के बीच बहस हुई है। जो व्यक्ति बीच बचाव के लिए आया उसे पुलिस अपने साथ ले गई। सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने लगातार 18वें दिन उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया। सरकार के नुमाइंदों के साथ आंगनवाड़ी पदाधिकारियों की मीटिंग में निष्कर्ष नहीं निकलने पर काले कपड़े पहनकर रोष व्यक्त किया। फरीदाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर अपनी लंबित पड़ी मांगों के चलते पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठी हैं। आंदोलनकारी वर्कर्स का कहना है सरकार के साथ उनकी 12 लंबित पड़ी मांगे इन पर सहमति बन गई है, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। गुलचीका में मनरेगा मजदूर यूनियन की सैकड़ों महिलाओं ने इकट्ठा होकर शहीद ऊधम सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। महिलाओं ने कहा कि प्रशासन ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो वो रोड जैम कर देंगी। महिलाओं का कहना है कि बीडीपीओ ने 1 हफ्ते पहले उन्हें काम देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें काम नहीं मिला। लुधियाना ब्लास्ट में फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। धमाके में आरोपी ने करीब 2 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया था। धमाका होने से पानी की पाइपलाइन फट गई थी, जिससे भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बह गया। लुधियाना कोर्ट परिसर बम धमाके के बारे में डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कहा है कि आरोपी कोर्ट के रिकॉर्ड रूम को उड़ाना चाहता था। उन्होंने ये भी बताया कि बम धमाके का आरोपी गगनदीप सिंह नशा तस्करी में पकड़ा गया था। जेल में रहने के दौरान भी वो खालिस्तानियों के संपर्क में आया। उन्होंने कहा हमने 24 घंटे में ये मामला सुलझाया। कपूरथला मामले में उन्होंने कहा कि कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता। झज्जर के बिरोहड़ गांव में अर्धजला शव बरामद हुआ, जिसका आरोप गांव के ही 3 लोगों पर लगा है। गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल के बाहर कार शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लग गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीच रास्ते कार में आग लगने से ट्रैफिक जैम लग गया। ट्रैफिक जैम से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में नाइट्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। इसमें बच्चों के गुब्बारे भरने वाले शख्स के पैरों को चिथड़े उड़ गए।
जगाधरी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर रेड की और एमटीपी किट को बरामद किया है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 दर्ज किया गया, बेहद ही खराब श्रेणी। पानीपत की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 दर्ज किया गया। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 के पार दर्ज किया गया, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी। जम्मू कश्मीर के त्राल इलाके में शनिवार को पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हुई। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में सर्दी का कहर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। लेह में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी के बाद आम जीवन अस्त व्यस्त। केदारनाथ में बर्फबारी की वजह से धाम में रह रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धाम में अभी भी 200 के लगभग कर्मचारी, मजदूर, महात्मा और पुलिस के जवान रह रहे हैं।